नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो है नियोनेटल जॉन्डिस, यानी कि जो नवजात बच्चे रहते हैं जिसको जॉन्डिस की समस्या होती है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वो जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर गिरधर रोलेकर हैं, जो 30 ईयर्स से अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और उनको नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे केसेस उन्होंने ट्रीट किए हैं। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे प्रथम मेरा सवाल ये है कि ये जो जॉन्डिस होता है, जो न्यूबॉर्न में जॉन्डिस होता है, ये जॉन्डिस बाकी जो जॉन्डिस होता है उससे कैसे अलग रहता है? क्या वो सेम जॉन्डिस है जो बड़े लोगों को भी होता है? जॉन्डिस एक लक्षण है। जॉन्डिस आपको पीलापन जैसे आपका आइस का सफ़ेद बाग के ऊपर और स्किन के ऊपर जैसा पीलापन होता है उसको जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस बीमारी नहीं है। तो ये जो जॉन्डिस बच्चों में होता है और बड़ों में, और दूसरा अलग जॉन्डिस 1 महीने से बाद में जो जॉन्डिस होता है उसमें कैसे अलग होता है, तो कि जो बाकी के जॉन्डिस है वो इन्फेक्शन की वजह से, लीवर की खराबी की वजह से और जो अपना खून की जो कण है वो टूटने की वजह से होते हैं। अभी न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस होता है, यानी जो फर्स्ट वीक का बच्चा है, उसमें जो जॉन्डिस होता है वो अलग कारण से होता है। तो उसका जो कारण है कि उनमें खून की मात्रा ज़्यादा आती है। हमारी जैसा हीमोग्लोबिन 12 से 14 ग्राम होती है, तो बच्चों में 16 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो धीरे धीरे वो टूट के नॉर्मलाइज होता है। तो उसमें जो उनका आरबीसी है, जो लाल कण है, वो टूटते हैं। तो उसमें से जो पीला द्रव्य निकलता है उसको बिलिरुबिन बोलते हैं। तो वो बिलिरुबिन जो होता है वो बिलिरुबिन वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, जिसको लिवर में वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है एंजाइम द्वारा, और उसके बाद वो यूरिन में उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो वो प्रक्रिया थोड़ी स्लो रहती है, इसलिए हर बच्चे में कि ज़्यादातर बच्चे में तीसरे दिन से ये जॉन्डिस दिखाई देता है। अच्छा, मतलब कि आपका कहना ये है कि ज़्यादातर, मतलब अधिकतर सभी बच्चों में ये जॉन्डिस होने की शक्यता रहती है। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हम उसको पकड़ सकते हैं कि ये भाई जॉन्डिस होने की शुरुआत हुई है, तो क्या ऐसे लक्षण हैं कि जिससे पेरेंट्स अवेयर रहे? हाँ, तो जॉन्डिस जो बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में हमको शुरुआत में कैसे उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, तो हमको बच्चे के ऊपर वॉच रखना चाहिए। तीसरे दिन से लेके नॉर्मल जो बच्चा होता है उसमें थर्ड डे, तीसरे दिन के से ज़्यादातर बच्चों में वो पीलापन देखने का शुरुआत होती है। तो कैसी होती है? पहले जो आइस का जो सफ़ेद भाग रहता है, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, उसके ऊपर थोड़ा पीलापन आता है। बाद में नोज़ के आजू बाजू में फेस के ऊपर आता है, फिर पूरा फेस के ऊपर आता है, फिर उसके बाद थोड़ा चेस्ट के ऊपर पीलापन दिखाई देता है, और फिर ये पाम्स जो हथेली बोलते हैं उसके ऊपर, और फिर पैर के ऊपर जाता है। इस तरह से जॉन्डिस बढ़ता है। तो हम लोग को तीसरे दिन बच्चों में वॉच रखना चाहिए कि पीलापन हुआ कि नहीं। और अगर आप घर पे डिस्चार्ज लेके घर पे दूसरे दिन चले जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में यूजुअली होता है, तो तीसरे से 5वें दिन के बीच में आपका पीडियाट्रिशियन, आपका जो बच्चों का डॉक्टर है, उसको एक बार फिर से चेक करवा लीजिए। आपसे ज़्यादा वो जल्दी रिकग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में यूजुअली पेशेंट्स लोग जल्दी डिस्चार्ज का मांगते हैं, तो अगर आप डिस्चार्ज भी ले लो तो आप देखिए कि थर्ड डे आप एक पीडियाट्रिशियन की विजिट करना बहुत ज़रूरी है।
और वो थर्ड डे में आपको पीडियाट्रिशियन ब्लड टेस्ट करवाने की एडवाइस देंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि बच्चे को तो कुछ है नहीं, तो ये अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि थर्ड या फोर्थ डे में जॉन्डिस की चेकिंग ब्लड द्वारा की जाए? जैसे आपने बताया कि ये देखेंगे तो जॉन्डिस है, मगर कहीं पीडियाट्रिशियंस लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो इज इट कंपलसरी? तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो फुल टर्म पूरा महीने का जो बच्चा है, जो जिसका वजन 2.5 किलो से ज़्यादा आया है वो, और जिसकी डिलीवरी में कोई तकलीफ नहीं हुआ, भले वो नॉर्मल हो या सिजेरियन, और जो प्रीमेच्योर बेबी जिसको भी नॉर्मल और कुछ बीमारी नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें नॉर्मल बच्चे में तीसरे दिन से शुरुआत होती है पीलापन होने की, और 5वें दिन पीक लेवल आता है, और बाद में धीरे धीरे वो कम होता है 7th डे, किसी को 10th डे, और मैक्सिमम 1 महीने में वो नॉर्मल लेवल जैसा अपना 1 मिलीग्राम % जो बिलीरुबिन रहता है वो 1 मंथ तक आ जाता है। प्रीमेच्योर बेबी में थोड़ा अलग रहता है, उसका बिलीरुबिन मतलब पीलापन 5वें दिन से मालूम पड़ता है, और उस पीक लेवल 7वें दिन आता है, और उसका डिक्रीज होना भी थोड़ा धीरे धीरे होता है, वो 14 डेज के आसपास होता है। तो ये पीलापन में जैसा हम लोग नक्की करते हैं कि इसका लेवल कहाँ तक है, जैसा अभी सिर्फ फेस के ऊपर पीलापन दिखाई दे रहा है तो वो लेवल कम रहेगा। हाँ, जो लेवल हथेली पे, अगर हथेली पे थोड़ा प्रेशर करके हम लोग देखते हैं तो वो से 10 के 12 के बीच में रहता है, और अगर पैर के ऊपर भी अगर प्रेशर करके दिखता है तो वो ज़्यादा 17, 18, 20 तक हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब रिकग्नाइज करके आपको नक्की करेंगे कि इसका ब्लड टेस्ट ज़रूरी है कि नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब को लगता है कि ये पीलापन जैसे चेस्ट पे आ गया तो वो 10 के आसपास ही होना चाहिए, तो वो आपको जो एडवाइस करेंगे तो आपको ब्लड टेस्ट करवा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा खेलता है फिर भी तीसरे दिन अगर 8 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है तो वो बिलीरुबिन 5वें दिन ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा नक्की किया है। पहले हम लोग 5वें दिन को ब्लड टेस्ट करते थे, तभी बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन आता था, फिर बाद में वो 20 के ऊपर भी जा सकता है। अगर 20 के ऊपर जा सकता है तो ऐसा अनुमान किया गया है कि बिलीरुबिन मगज में भी इफेक्ट करता है और नुकसान भी कर सकता है, इसीलिए तभी उसका अलग ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे खून बदली करना वैसा। तो अभी नया स्टडी में ऐसा आया है कि तीसरे दिन आप बिलीरुबिन कराओ, और वो जो 8 से ज़्यादा आया तो आप फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जैसे ब्लू लाइट फोटोथेरापी का स्टार्ट करते हैं। तो जो बड़ी ट्रीटमेंट है जैसे खून बदली करना, उसको रोका जा सकता है, और बिलीरुबिन को जो 5वें दिन जो ज़्यादा बढ़ जाता है उसको रोका जा सकता है, और आपको भी ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ेगा, जल्दी से डिस्चार्ज भी हो सकता है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आप थर्ड या फोर्थ डे में डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेगा कि आपको बच्चे की ब्लड टेस्ट करनी है कि नहीं करनी, और उसका एम यही होता है कि आपका जो बच्चे का जॉन्डिस है उसका लेवल हाई नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो इट्स बेहतर होगा कि आप एक छोटी सी ब्लड टेस्ट करवा दो, जिसमें आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं जाएंगे और आपका बच्चा सेफ जोन में रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जॉन्डिस निकला तो किस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करते हैं? क्या ये ट्रीटमेंट सिंपल रहती है, और कौन से स्टेज में कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए? हाँ, जैसे तीसरा दिन, अभी तो हर बच्चे में हम लोग चेक करते हैं, और अगर ज़्यादा लगता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से तो उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, और वो जो 8 मिलीग्राम से 8 मिलीग्राम % से ज़्यादा लेवल आ गया तो उसको फोटोथेरापी यानी ब्लू लाइट उसको लगा देते हैं, उसका आइस कवर करके पूरा शरीर को उसको ब्लू लाइट लगाते हैं, और उसको पहले कंटिन्यूस फोटोथेरापी ये करते थे। कभी कभी फोटोथेरापी में रखने से बच्चा रोता भी है, तो अभी ऐसा आया कि आप इंटरमिटेंट फोटोथेरापी दीजिए। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है कि आप 2 घंटा ब्लू लाइट में रखिए, और बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, फिर वापस फोटोथेरापी चालू करिए। तो उसमें क्या है, बच्चा शांति से
फोटोथेरापी ले लेंगे, क्योंकि बच्चा को ऐसा ओपन रखना पड़ता है ना, आईज ओनली कवर करते हैं और एकदम वो स्नैपी पहनाते हैं, तो बच्चा यूजुअली रोता है। तो अगर वो पूरा ब्रेस्ट फीडिंग करवाया रहता है, वो उसको हंग्री नहीं रहता है, तो वो शांत रहता है और फोटोथेरापी का ट्रीटमेंट अच्छी तरह चलता है। अच्छा, अभी जैसे कोई बच्चे को जॉन्डिस है और आपने जैसे बताया कि ये जो ट्रीटमेंट रहती है उसके हिसाब से डॉक्टर साहब तो ट्रीटमेंट देंगे, मगर क्या एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, उसको चौकन्ना रहना, कौन सी ऐसी साइन होगी कि उसको तुरंत डॉक्टर को बोलना है कि भाई मेरा बच्चा ये कर रहा है सर, मैं क्या करूँ? तो अगर फोटोथेरापी चालू कर दिया है तो आपको एक बहुत चीज़ के उसको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग अगर कम आता है तो साथ में फार्मूला फीडिंग भी डॉक्टर साहब को बोल के आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो अगर फोटोथेरापी दरमियान के जो जॉन्डिस का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके दरमियान अगर बच्चा कम दूध पीता है और थोड़ा स्लगिश हो गया है, इसका एक्टिविटी कम है और वो इरिटेबल ज़्यादा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर साहब को रिपोर्ट करना चाहिए कि इसका और तुरंत लेवल कराइए। क्योंकि एक बार फोटोथेरापी चालू करते हैं फिर हम लोग डेली लेवल कराते हैं, लेकिन अगर ज़रूर पड़ते हैं तो बीच में भी बिलीरुबिन लेवल करा के आपको अगर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, दूसरी ट्रीटमेंट जैसे मैं बोला कि अगर वो 20 के नज़दीक पहुंच गया तो आपको खून बदली करने का वैसी अलग ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, उसका भी डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये तीन चीज़, जैसे बच्चा कम दूध पी रहा है, थोड़ा उसका एक्टिविटी कम है, अथवा तो ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी एक ये है कि जब बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है तो कौन सी सिंपल सिंपल चीजें ध्यान रखनी है ब्रेस्ट जिसकी वजह से फीड मतलब जॉन्डिस बढ़े नहीं, जो है वो तो है मगर बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब उसमें ब्रेस्ट फीडिंग इज द ओनली थिंग कि रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। और आपको अगर लगेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कम आ रहा है, बच्चा थोड़ा भूखा रहता है, तो एडिशनल आपको फूड जैसे फार्मूला फीडिंग जो वो आप अपने डॉक्टर्स को पूछ के साथ में पिला सकते हैं। तो उसके क्या होता है कि उसका जो स्टूल, जैसे ये जॉन्डिस अगर उसका इंटेस्टाइनल एक्टिविटी अच्छा रहेगा तो एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन से जो जॉन्डिस बढ़ता है वो कम होगा। तो रेगुलर संडास होता है बच्चे का कि नहीं वो भी ध्यान रखने का, 6 से 8 स्टूल होना चाहिए पर डे, तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग भी बराबर है ऐसा भी माना जाएगा। और स्टूल ज़्यादा होगा तो जल्दी ट्रीटमेंट से जल्दी बिलीरुबिन कम होने की शक्यता हो जाती है। ओके, तो आपको अपना बच्चा एकदम हेल्दी रखने के लिए और जॉन्डिस से जल्दी रिकवर होने के लिए आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना है कि भाई 2 बजे बच्चा ने दूध पिया है तो उसको एटलीस्ट 4 या 4:30 तक, मतलब विद इन 2 आवर्स उसको दूसरा फीडिंग आपको दिलाना है। और अगर इन बिटवीन बच्चा रो रहा है तो भी आप फीडिंग तो डिमांड फीडिंग कर सकते हैं, तो उसका खास आप ध्यान रखो, क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी बात है जिससे आप तुरंत इंडिकेट कर सकते हैं कि अपने बच्चा का जॉन्डिस बढ़े नहीं, उसका पूरा ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो जॉन्डिस है, जो आपने जैसे बताया कि फुल टर्म के बच्चे के बारे में डिस्कस करें, और थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए कि प्री मैच्योर बच्चे का जो जॉन्डिस होता है और ये जो जॉन्डिस होता है वो किस हिसाब से अलग होता है? ये जो जॉन्डिस का बात कर रहे हैं वो उसके जो मुख्य कारण ये है कि बच्चे दोनों फुल टर्म प्रीमेच्योर दोनों में कि उनका जो आरबीसीज है उनका हाफ लाइफ कम रहता है। जैसा अपना एडल्ट का हाफ लाइफ है 120 डेज, उनका हाफ लाइफ है 90 डेज, तो वो ज़्यादा ब्रेक होता है, इसीलिए बिलीरुबिन बढ़ता है। अभी और दूसरा कारण है ये जो इंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन, जैसा उसमें जो एंजाइम रहता है वो जो बिलीरुबिन स्टूल में जाता है उसको भी ब्रेक करके फिर से सर्कुलेशन में लेके आता है, तो इससे भी बढ़ता है। दूसरा कारण है कि लीवर की जो एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो बिलीरुबिन को वाटर सोल्यूबल बनाती है,
और यूरिन में जो एक्सक्रीट होता है वो एक्टिविटी 4th-5th डे को चालू होता है। तो ये सब एक्टिविटी है वो प्रीमेच्योर बेबी में थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनका जो विकास है वो कम हुआ रहता है, इसीलिए वो प्रोलॉन्ग जॉन्डिस रहता है। जैसे अभी हम लोग जैसे बोले कि 3rd डे को फुल टर्म बेबी में जॉन्डिस दिखाई देता है, प्री टर्म में 5th डे को दिखाई देता है, लेकिन वो उसका लेवल भी जल्दी से ज़्यादा बढ़ सकता है और वो लंबा भी चल सकता है, इसलिए उनको ज़्यादा लंबा फोटोथेरापी का ट्रीटमेंट ज़रूर पड़ता है। और दूसरी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए रेगुलर एक बार ट्रीटमेंट चालू करने के बाद रेगुलर इंटरवल पे जैसे डेली और 12 आवरली उनका बिलीरुबिन लेवल देखते रहना पड़ता है। तो इतना डिफरेंस। ओके, जैसे अभी आपने, मैं थोड़े बहुत सवाल फोटोथेरेपी के बोलूँगी कि क्योंकि कभी भी जब जॉन्डिस डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर साहब फोटोथेरेपी स्टार्ट करवाते हैं, तो पूरे रिलेटिव्स में थोड़ा टेंशन हो जाता है, स्पेशली मदर टेंस हो जाती है, क्योंकि पहली बार तो कैसा रहता है कि एक तो लाइट चलती है और बच्चे को कोई भी कपड़ा नहीं पहनाया जाता है, तो एक कंसर्न रहता है कि मेरे बच्चे की कोई स्किन तो डैमेज ना हो जाए, क्या मेरे बच्चे की आईज डैमेज ना हो जाए, और कितने टाइम वो लाइट उसको देनी है, क्योंकि वो भी एक टेंशन रहता है कि कितने टाइम के, 2-2 घंटे करें या पूरे दिन करें, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। पहले जो फोटोथेरापी दी जाती थी वो अपने सिंपल वाइट ट्यूबलाइट को ब्लू फिल्टर में से दिया जाता था। अभी जो फोटोथेरापी आई है वो एलईडी फोटोथेरापी आई है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें थोड़ा हीट लगती थी, इसमें डिहाइड्रेशन बच्चे में हो सकता था, और रेगुलर फीडिंग तो दोनों फोटोथेरापी में ज़रूरी है, लेकिन उसमें ज़्यादा ज़रूर पड़ता था। और पहले का फोटोथेरापी में स्किन के ऊपर हीटिंग होने के वजह से थोड़ा ब्लैकनिंग होता है, वो बाद में निकल जाता था, लेकिन ऐसा दिखा गया है। लेकिन अभी जो नया फोटोथेरापी है जो कूल लाइट है एलईडी फोटोथेरापी, उसमें हम ज़्यादा सीवियर केस में डबल भी देते हैं, जैसे 17-18 बिलीरुबिन हो गया, 15 से ज़्यादा मिलीग्राम बिलीरुबिन हो गया, तो हम एक फोटोथेरापी नीचे से देते हैं, एक फोटोथेरापी ऊपर से देते हैं, उसको डबल सरफेस फोटोथेरापी बोलते हैं। तो उसमें भी हमने कभी ऐसा स्किन डिस्कलरेशन के ऐसा कुछ देखा नहीं है, और डिहाइड्रेशन का चांस भी अभी ये कूल फोटोथेरापी से बहुत कम हो गया है। और तीसरा जो आपको ये रहता है वो आइस का, तो आइस को तो हम पहले भी प्रोटेक्ट करते थे और अभी भी प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो जो ब्लू लाइट है, जो उसमें जो रेस आता है वो आइस को डैमेज भी कर सकता है, तो इसलिए वो हमेशा उसका जो आइस है वो प्रॉपरली फुल कवर करना पड़ता है। और अगर आप बीच में थोड़ा ये हो गया तो आप उसको चेक करते रहिए, बार बार चेक करते रहिए, और उसको बराबर आइस के ऊपर फुल कवरेज करके रखिए। तो बाद में किसी को कोई डैमेज का हमने देखा नहीं है। तो इन शॉर्ट फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट फॉर द जॉन्डिस, एंड उससे आपको डरना नहीं, वो बहुत सेफ है। सर, एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जॉन्डिस होता है तो कहीं जैसे मदर और उनकी मदर लोग रहते हैं, तो बोलते हैं कि हम सनलाइट में रख दें तो सनलाइट से अच्छा हो जाएगा, तो ये सनलाइट का कितना यूज हो सकता है ये ट्रीटमेंट के लिए? सनलाइट में ये जो अल्ट्रावायलेट रेज, ब्लू लाइट का जो है वो फ्रीक्वेंसी वो सनलाइट में भी रहते हैं, लेकिन सनलाइट में उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। तो इसीलिए जो ब्लू लाइट फोटोथेरापी से दिया जाता है उसका जो रेज का मात्रा है वो ज़्यादा है, और ये वेल डायरेक्टेड रहता है टू द होल स्किन ऑफ द न्यूबॉर्न। सनलाइट में इतनी ज़्यादा मात्रा में वो अल्ट्रावायलेट रेज मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर माइल्ड जॉन्डिस है, जैसे हमने देखा कि वो 3rd डे 6 मिलीग्राम 7 मिलीग्राम % से थोड़ा कम है, जैसा 5 मिलीग्राम आया, 6.5 आया, तो भी घर पे भी एवरी डे हाफ एन आवर इनिशियल जो शुरुआत में मॉर्निंग आवर्स का जो सनलाइट है उसमें आप रख सकते हैं।
तो उससे भी अच्छा होता है। और फिर से एक बार चेक करवा लीजिए अपने डॉक्टर के पास कि कुछ बढ़ा कि नहीं। और अगर बच्चा आपका फीडिंग बराबर कर रहा है, एक्टिविटी अच्छी है और आपको भी लग रहा है कि पीलापन कम हो रहा है, तो सनलाइट में आप आराम से 7 to 10 डेज तक सनलाइट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरधर रोलेकर कि जो आपने बहुत ही अच्छे से नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में आपने समझाया। अगर आपको कोई प्रश्न, जो हमने पूरे प्रश्न देने के उत्तर देने के आंसर किए हैं, मगर आपको कुछ प्रश्न सताता हो या आपके मन में कुछ क्वेरी हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम पूरी तरह ये करेंगे कि आंसर देने की पूरी मेहनत कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो हमने व्हाट्सएप नंबर भी डाला है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ये तो था नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में डिस्कशन। उसके अलावा जो जॉन्डिस होता है उसके बारे में भी हम आगे जाकर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।